कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और बॉन्डिंग में एक कॉन्सेप्ट जो 5 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसमें से 3 कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है। एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब बचे 2 कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट वार्नर्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अब आज नंबर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वार्नर जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोई जानता नहीं था, इवन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, तब वार्नर ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। तो ये बहुत बड़ा काम था वार्नर का, इसीलिए उनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। अब आज बारी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ये वही थ्योरी है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो केमिकल बॉन्डिंग में, ये वही थ्योरी है। तो वहां भी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ये थ्योरी स्ट्रक्चर को बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वो स्ट्रक्चर को बताती है कि किस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी। यहां भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को बताएगी और बताएगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सेंटर मेटल एटम और दूसरा लिगेंड्स। तो ये जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये सेंटर मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच बॉन्डिंग होती है। सेंटर मेटल एटम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लिगेंड या तो नेगेटिव होगा या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो सेंटर मेटल एटम को दे देगा। सेंटर मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को निकाला होगा, कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल के वो पॉजिटिव चार्ज में आ गया है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज में आ गया है, उसने इलेक्ट्रॉनों को निकाला, इसका मतलब ये होगा कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर ले। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे और उसके पास प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपने घर में रख ले। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो लिगेंड्स को अपने घर के अंदर, अपने ऑर्बिटल्स में, एटम का घर के इलेक्ट्रॉनों का घर क्या होता है? ऑर्बिटल। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वही इलेक्ट्रॉनों को, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने घर में रख पाएगा। यही थ्योरी डिस्कस करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि किस तरह से सेंटर मेटल एटम अपने घर में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों को रखता है और जब घर में रखता है तो एक प्रॉपर ज्योमेट्री शो करता है। वो ज्योमेट्री को ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हेडिंग देंगे, इसके पॉइंट ये लिखे हुए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है और जिन्होंने रेफरेंस बुक ले रखी है उसमें ही पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग वहीं पे नोट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वैसे आपको ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने इसका फिर डिस्कस करता हूं। देखिए, पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है कि द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स a number of empty orbital equal to its coordination number। सेंटर मेटल एटम अपने में प्रोवाइड करेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा किसको? लिगेंड्स को। तभी तो बॉन्डिंग बनेगी। जब सेंटर मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, तो वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? इसलिए सेंटर मेटल एटम लिगेंड्स को प्रोवाइड कराएगा वैकेंट ऑर्बिटल। और कितने प्रोवाइड करवाएगा? जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, क्योंकि आपने पढ़े हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड पढ़े हैं, आपने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड पढ़े हैं, तो सेंटर मेटल एटम लिगेंड्स को वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। और कितने करवाएगा? जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। मतलब अगर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, 5 जुड़े हुए हैं तो 5 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, अगर 6 जुड़े हुए हैं तो 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। यही पॉइंट पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। द सेंटर मेटल एटम प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स ऑर्बिटल। The empty orbital of metal and hybridized to given an equal number of hybrid orbital of equivalent energy। जो
सेंटर मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे और एक कंबाइन करके एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेशन नंबर 4 का केस है तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर 6 का केस है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड पॉइंट है द मेटल एटम और आयन कैन यूज n माइनस, इतने ऑर्बिटल ये यूज कर सकता है, सेंटर मेटल एटम इतने ऑर्बिटल यूज कर सकता है, आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 डी भी खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, n-1 डी यूज कर सकता है, ns यूज कर सकता है, ns मतलब लास्ट मोशन, n-g मतलब प्रीसीडिंग शेल, n-1 डी यूज करेगा, ns यूज करेगा, np यूज करेगा और nd यूज करता है। इतने ऑर्बिटल यूज कर सकता है सेंटर मेटल एटम बॉन्डिंग बनाने में। ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल देन ओवरलैप विद लिगेंड्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंटर मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देन ओवरलैप विद लिगेंड्स ऑर्बिटल which can donate an electron pair for bonding। जब सबसे पहले क्या करेगा सेंटर मेटल एटम, इसका निचोड़ क्या है कि सेंटर मेटल एटम अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, किसको, लिगेंड्स को। लिगेंड्स और फिर सेंटर मेटल एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो आपस में हाइब्रिड करके हाइब्रिडाइज से क्या बना लेंगे, अगर 4 होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डाल देगा। ठीक है, इसी तरह है और ज्योमेट्री इसकी क्या शो करेगा, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो आगे डिस्कस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। The overlapping may result in a sigma bond or possibly a ligand metal coordinate bond. The lone pair of electron of ligand enter the empty orbital of metal ion by maintaining the electronic configuration of originally present in ligands। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए, फिर समझाना शुरू करता हूं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको समझाने से पहले एक चीज लिख लो, ज्योमेट्री लिख लो, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा कि ज्योमेट्री कब कब क्या हो सकती है। ज्योमेट्री का एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये टेबल बनेगी, टेबल बना लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर। पहले एक टेबल बना लीजिए आप लोग, तब इसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये टेबल बनाइए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो कर रहा है सेंटर मेटल एटम, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, इस तरह से लीनियर होगा। सॉरी, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बॉन्ड इस तरह बनेगा, ये इस तरह से कैसा होगा, लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पढ़ा चुका हूं आपको, तो ये होगा sp3। sp3 में 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया है जब हम आइसोमेरिज पढ़ा रहे थे। sp3 में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, सॉरी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो ये होगा sp3 और यह होगा dsp2। कब होगी ये इसी थ्योरी में आप कंफर्म होगा कि कब sp3 होगी, कब dsp2 होगी। जब हमने आइसोमेरिज पढ़ा रहे थे तो आपको यही समझाया था कि भाई यहां पे यही समझ लो कि 4 में 2 पॉसिबल है। sp3 होगा तो ये होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पता ही है आपको टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल ये लिगेंड्स हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
और अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, 4 कॉर्नर पे लिगेंड्स आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d होगी और ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। एक होगी D2, पहले होगी sp3d2 जो कि कॉमन है, और एक हो सकती है D2sp3, D2sp3। इसमें ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, इस तरह स्क्वायर, ये तो बहुत कॉमन चीज है, आपको पढ़ते हुए आए हो तो इसको बनाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये है स्क्वायर बाइपिरामिडल, दिख रहा है नीचे का? हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ये चारों कॉर्नर पे लिगेंड्स आ जाएंगे, ये लिगेंड्स, यहां भी लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री है, ये इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्लियर होगी। है ये तो अनकॉमन है, ये भी नहीं पढ़नी है, ये भी अनकॉमन है, नहीं पढ़नी, बस आपको 4 और 6 पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है, ठीक है। इसके शॉर्ट लें, शुरू करते हैं। देखिए, अगर मान लिए कोई कंपाउंड है, बहुत अच्छे समझिएगा, एक एक बात समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। देखिए, इसे ये एक कंपाउंड है NiCl4+2, ये कंपाउंड, ये निकिल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCl4+2। अब देखिए, इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। अब निकिल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब इसको पढ़ने के लिए कम से कम आप लोग डी ब्लॉक पढ़ के आए हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही, रटा होना चाहिए। ये फर्स्ट 3D सीरीज का तो रटा होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2, 3D8 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब निकिल +2 स्टेट में आएगा, निकल +2 स्टेट में आएगा, +2 स्टेट में, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, +2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3D8 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना। 4s में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D में 8 बचेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें ऑर्बिटल की, तो क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, थ्री डी 4s। अब देखिए 3D ये तो प्रीसीडिंग शेल है और ये लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में S भी होगा, लास्ट शेल में P भी होगा, और लास्ट शेल में D भी होगा, लास्ट शेल में D भी होगा, यानी कि इसमें 3D भी होगा, 4S भी होगा, 4P भी होगा और 4D भी होगा। ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो हम आगे की बात को डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक्चुअली होगा तो लास्ट में 4S के साथ 4P भी होगा, 4D भी होगा। कौन सा शेल है, 4 शेल में SPD सब होते हैं, सारे ऑर्बिटल 4 शेल में होते हैं। तो 4 शेल में 4S भी होगा, 4D भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा, इतने ऑर्बिटल ब्रैकेट होंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे, हुन्स रूल,
ये देखिए 3D8 है, तो एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ये इलेक्ट्रॉन है, ये 8 है, ये 3D है, ये 3D है। 3D होगा, 4s होगा, 4p होगा और 4d होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में क्या होता है, 3D सीरीज में 3D और 4s होता है, और 4s में लास्ट शेल में, ये फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। ठीक है, अब d, s, 4s, 4p, 4d इतने ऑर्बिटल वैकेंट हैं। देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच होगा? हाइब्रिडाइजेशन, अब 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड्स को जुड़ते ही आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, ये क्वाड्रेशन नंबर 4 का केस है। अब क्वाड्रेशन नंबर 4 में या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है? ये डिसाइड करेगा लिगेंड्स, ये डिसाइड करेगा लिगेंड्स। अब हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच होगा? हाइब्रिडाइजेशन जो ये हाइब्रिड, अब क्या होगा, ये मिक्स हाइब्रिडेशन क्या होता है, ऑर्बिटल को मिक्स कर देना, ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। 4 क्वाड्रेशन नंबर 4 का केस है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर मेटल एटम 4 ऑर्बिटल को प्रोवाइड करे। सेंटर मेटल एटम क्या करे, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से प्रोवाइड करेगा? ये वाले प्रोवाइड करेगा कि ये वाले प्रोवाइड करेगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा लिगेंड्स, ये बताएगा लिगेंड कि अगर सेंटर मेटल एटम इस डी को यूज करे, अगर सेंटर मेटल एटम अंदर वाले डी को यूज करे तो हाइब्रिडेशन होगी DsP2। 4 ऑर्बिटल यूज करने हैं ना उसको, तो एक डी का यूज कर ले, एक एस का यूज कर ले और 2 पी का यूज कर ले, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, DsP2। अगर सेंटर मेटल एटम अंदर वाले डी ऑर्बिटल को यूज करता है तो ये कहलाएगी, ये हाइब्रिडेशन क्या होगी, DsP2। और अगर बाहर वाले को यूज करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अब ये ना समझिएगा कि यहां पे ये लिख दें sp और एक d का यूज कर लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि d ऑर्बिटल 3d, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, 3d में इंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, 3d में। अगर 3d वैकेंट है, अगर 3d वैकेंट है, सबसे पहले लिगेंड क्या करेगा, इसको ही यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पर 3 नहीं है, जो अंदर वाला शेल है इसमें हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा हो जाए, ये बात समझ में आ गई, अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाए, अगर मान लीजिए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाए, एक चीज देखिए, पहले एक चीज समझ लीजिए। हाँ, तो हमने बताया कि ऑर्बिटल अंदर वाला यूज होगा कि बाहर वाला यूज होगा, ये डिसाइड करेगा लिगेंड्स। अगर अंदर वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है, अगर इसी कॉम्प्लेक्स में अंदर वाला ऑर्बिटल यूज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, और अगर बाहर वाला यूज कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर DsP2 होगी तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर sp3 होगी तो इसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर इनर वाला हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर बाहर वाला यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लाएगा। अभी हमें लगता है सही समझ में नहीं आया, अभी समझ में आता है। देखो, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया आपने निकिल का 3d8 4s2,
किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन 4s फोर्थ शेल की बात है, तो फोर्थ शेल में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। आप ये केस किसका है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का केस है, तो सेंटीमीटर एटम कितने ऑर्बिटर प्रोवाइड करेगा, 4 ऑर्बिटर प्रोवाइड करवाएगा। अब 4 ऑर्बिटर कौन से होंगे, अंदर वाला D यूज करेंगे कि बाहर वाला SO2 यूज करेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, लिगेंड्स। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई फोर्स आए और इन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दे, इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दे, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दे। अब देखिए एक ऑर्बिटर मिल गया, फ्री मिल गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एक D यूज हो जाएगा, एक S यूज होगा और 2 P के यूज होंगे, 2 P के यूज होंगे। अगर D ऑर्बिटल वैकेंट है तो हमेशा D ऑर्बिटल ही यूज होगा। अगर अंदर का D ऑर्बिटल वैकेंट है तो हमेशा D ऑर्बिटल ही यूज होगा, ये ख्याल रखिए। क्योंकि अभी आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये ट्रिक समझो कि अगर D ऑर्बिटल वैकेंट है तो D ऑर्बिटल अंदर वाला ही यूज होगा। तो कोई फोर्स अगर अभी तो देखिए इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यूज कौन होगा, एक S और 3 P यूज होंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, sp3। लेकिन कोई फोर्स ऐसा आ जाए जो इन ऑर्बिटल को पेयर कर दे, अगर पेयर कर दे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा। जब एक ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा तो हमेशा अंदर वाला D ऑर्बिटल ही यूज करेंगे आप। जब अगर ऑर्बिटल फ्री है तो हाइड्रोजन क्या होगी, DsP2 होगी। वो फोर्स कौन सा होगा, जो ऑर्बिटल को पेयर, जो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में पेयर कर दे, वो लिगेंड्स होगा, वो लिगेंड्स होगा। याद रखिए कि लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड। एक्चुअली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी अगली थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। अगली थ्योरी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में ये तो पूरी एजम्पशन पे बेस है कि ऐसा हुआ होगा, ये पूरी एजम्पशन पे बेस है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। तो जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल फील्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको यूज करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसलिए इस थ्योरी में वो पॉइंट को हम ले आए। तो ये जो लास्ट पॉइंट जो हमको बताएंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी हमको कि कौन सा लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड्स वीक फील्ड है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड होते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। और अगर लिगेंड्स वीक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करता। इससे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखिए यहां पे जो क्लोरीन लगा है ये वीक फील्ड लिगेंड है, जो क्लोरीन लगा है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करेगा तो एक S यूज होगा, 3 P यूज होंगे, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये टेट्राहेड्रल बनेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको और क्लियर करवाते हैं। देखिए क्या है, फिर से समझिए इसको, फिर से समझिए, जैसे ये निकिल है, निकिल की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो निकिल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3D, ऊपर बनाते हैं थोड़ा तो नीचे तक जगह हो जाए। निकिल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2 होता है।
अब अगर +2 स्टेट में निकल आ जाए, निकल +2 स्टेट में आ जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3d8, 3d8 और 4s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये है d, ये है 4s, 4s फोर्थ शेल है तो इसमें s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा, d भी होगा। ठीक है, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4p। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। पहले सिंगल सिंगल 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और दोनों ऑर्बिटल में ये है। अब इसमें खाली क्या है, अब अगर ये वाला डी यूज हो, हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाला ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है तो उसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो उन्हें कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर अंदर वाला ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन्हें कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाले ऑर्बिटल कर रहे हैं तो उन्हें कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडेशन में, ये डिपेंड किस पे करता है, लिगेंड्स पे करता है। अगर यहां का केस हो, अगर ऐसे ही केस हो जाए और लिगेंड्स आपको अगर बिल्कुल ऐसे ही केस हो, इस केस में कोई भी अंदर का डी ऑर्बिटल फ्री नहीं है, वैकेंट नहीं है। इस केस में एग्जैक्ट इसी केस में अंदर का कोई भी डी ऑर्बिटल फ्री नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, अब तो लिगेंड्स यहां पे, लिगेंड्स को क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल यहां पे कुछ नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल डी में नहीं है। अब क्या करेगा वो, 4 क्वाड्रेशन नंबर 4 है तो 4 चाहिए, तो 4 क्या होंगे, एक s यहां पे जुड़ जाएगा और 3 p जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब यहां पे देखिए डी फ्री नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा, क्लोरीन फ्री नहीं है ना, तो इस केस में क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक s और 3 p यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, लेकिन अगर कोई फोर्स ऐसा आ जाए, अगर कोई फोर्स ऐसा आ जाए, जो कि आता है, कोई फोर्स ऐसा आ जाए कि इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दे, आपस में पेयर कर दे, इस तरह से, इस तरह से पेयर कर दे। अब देखिए इस केस में एक डी ऑर्बिटल फ्री मिल गया, इस केस में एक ऑर्बिटल फ्री मिल गया, और डी फ्री मिल गया तो इसको तो डी को यूज करना ही है। अगर डी वैकेंट मिल गया, आप लोग अभी यही समझ लो, क्योंकि आप लोग इंटर अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अगर अंदर का डी फ्री मिल जाए तो पहले डी को ही यूज करना है। ठीक है, तो एक डी यूज होगा, 4 यूज करने हैं, एक डी यूज होगा, एक एस यूज होगा और 2 पी यूज होंगे। इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, TsP2, और इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो डी, अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे, अंदर के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे, ये डिपेंड करेगा किस पे, लिगेंड्स से। अगर लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया, क्रिस्टल फील्ड से हमने उठाया है, और हमने क्या, हर टीचर ये बताता है कि ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया गया है, क्रिस्टल फील्ड से उठाया गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को डिफाइन किया है क्रिस्टल फील्ड कॉन्सेप्ट ने। ठीक है, तो लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 2 तरह के होते हैं। अब ये कौन से, एक पॉइंट बढ़ाइए, इसमें एक पॉइंट बढ़ाइए। लिगेंड्स 2 तरह, लिगेंड्स आर 2 टाइप्स, ligands are 2 type, weak field ligand, weak field ligands
ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड का है, याद रखिएगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये क्रिस्टल फील्ड। इसको अच्छा समझना है, इसलिए इस पॉइंट को उठा लिया हमने। वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग करते हैं, पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयर करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड ऐसा नहीं करते, डू नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन, डू नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। लिगेंड दो तरह के होते हैं, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं। ठीक है, अब ये कहां से देखेंगे कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक सीरीज दी जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। वो लिगेंड फील्ड, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बनाने जा रहे हैं। उसको देखिए, इंटर में तो उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, वो चीज कंडीशन की है, लेकिन आपको पर्टिकुलर चीज बता देंगे, पहचानने का तरीका बता देंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड लेंगे। इसको मैं पहचानने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, पहले आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दीजिए। बोर्ड की चीज नहीं है, बोर्ड वाले इससे नहीं पूछते हैं, ये कंडीशन चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग देंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पार्ट ना करना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखिए बनाइए इसको। आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रेट NO3 माइनस, फिर फ्लोरीन, फिर OH माइनस, फिर एथाइल अल्कोहल, उसके बाद ऑक्सलेट, फिर वाटर। तो यहां तक जितने हैं, यहां से यहां तक जितने हैं वाटर तक, ये वीक फील्ड लिगेंड। ये यहां से यहां तक जितने हैं सब वीक फील्ड लिगेंड है। और उसके बाद शुरू होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में EDTA आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अमोनिया आता है। अमोनिया और पायरिडीन बराबर होता है, फिर NO2 माइनस होता है, फिर CN माइनस होता है, और फिर CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। यहां से यहां तक ये पूरे कंप्लीट, ये और ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां तक वीक फील्ड लिगेंड है, ये पूरे सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। और ये यहां से शुरू होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डरिए ना, मैं इसको पहचानने का तरीका बता दूंगा, बहुत ही अच्छा तरीका है पहचानने का कि कौन सा वीक फील्ड लेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये कंडीशन के लिए। ठीक है, अब देखिए पहचानने का तरीका। लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। देखिए कितना अच्छा तरीका है पहचानने का। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पता है कि वीक फील्ड लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करते, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं। वीक फील्ड लिगेंड वो होंगे जिनमें
डोनर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम इज हाई। जिस लिगेंड्स में डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। क्यों वीक फील्ड क्यों होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वीक फील्ड लिगेंड क्यों होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। लिगेंड्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि अगर जिस डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को देगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे देगा? इसलिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, तो याद रखिए जिसमें डोनर एटम हैलोजन हो, जिसमें डोनर एटम हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो, जिसमें डोनर एटम हैलोजन हो और ऑक्सीजन हो वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होंगे। याद रखिएगा, जिसमें डोनर एटम हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, सॉरी एक चीज और जोड़ लीजिए, सल्फर हो। इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिसमें डोनर एटम हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर ना लिखे तब भी काम चल जाएगा, बोर्ड में ज्यादा नहीं पूछा जाता। जिसमें डोनर एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, कौन से डोनर एटम होते हैं? जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ये डोनर एटम क्या है? हाइड्रोजन है, ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। उसके बाद OH माइनस वीक फील्ड लिगेंड होगा। उसके बाद ऑक्सलेट C2O4 माइनस 2, ये सब वीक फील्ड लिगेंड, ये सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होंगे? जिसमें डोनर एटम, इसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम इज लो। जिसमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। होल्ड करने की पावर कम होगी इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों क्या कर देगा? लूज कर देगा। ऐसे इसमें जिसमें डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन, जिसमें डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो और फास्फोरस हो, एंड फास्फोरस, जिसमें डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो और फास्फोरस हो, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। जैसे साइनाइड, नाइट्रोजन, NC आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये सब क्या होंगे? इसमें कार्बन होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, आइसोसाइनाइड। उसके बाद एथिलीन, अमोनिया CO, एथिलीन डाइएमीन DMG, ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर डालेंगे। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करें? कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे मैं अप्लाई करवाता हूं। जैसे अभी ही हमने कुछ एग्जांपल लिखी है, फिर इसको धीरे धीरे उसको सॉल्व करता हूं। जैसे ये है, अभी टेट्राहेड्रल बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता दूंगा। एक तो यही एग्जांपल जो अभी मैंने दिया था, NiCl4 2 माइनस, उसके बाद NiCN4, इसमें होगा 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद जिंक NH3 होल 4 और 2
प्लस, 2 प्लस, और निकल CO होल 4। ये 4 समझ में आ जाएगा। पूरी कहानी जो पढ़ाई है अभी तक इस 35 मिनट में, वो इन चारों से समझ में आ जाएगी क्या क्या कहानी इसमें है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इसको शुरू करते हैं। ये तो अभी बताता हुआ आया हूं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। निकल ग्राउंड स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? +2 होगी। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D8 4s2। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? +2 स्टेट में क्या होगा? 3D8 4s0। बनाइए। तो ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p, ये है 4D। 4D का यूज नहीं होगा यहां पे। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये है निकल ग्राउंड स्टेट। निकल ग्राउंड स्टेट क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? सॉरी, निकल +2 स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग इनर ऑर्बिटल में होगी कि नहीं होगी? ये डिसाइड करेगा लिगेंड्स। लिगेंड क्या है? लिगेंड्स है हैलोजन। और हैलोजन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। वो इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा। वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता। जब पेयरिंग नहीं करता तो यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तो कौन सा यूज होगा? SOP यूज होगा। ये SOP आपस में हाइब्रिड हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और चार sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे। 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे। यहां पर क्लोरीन लीगेंड्स आएगा और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा। अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा। ठीक है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। यहीं से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू √n+2 ये होता है। तो म्यू इज इक्वल टू n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 2 क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू √8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ता हूं सेकंड कॉम्प्लेक्स पे। सेकंड कॉम्प्लेक्स भी निकल का है। निकल की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसकी भी यहां पे भी +2 होगी। यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। देखिए खेल है यहां पे, ये यहां तक सेम है, तो ये निकल +2 का काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 3D, ये क्या है? 4s, ये क्या है? 4p, ये क्या है? 4d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन Ni+2 में क्या होगा? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? लिगेंड। अब लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है? सेकंड वाले में लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है? साइनाइड जुड़ा हुआ है। साइनाइड, तो साइनाइड क्या है? Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉनों को पेयर करके ये एक ऑर्बिटल फ्री कर देगा। इलेक्ट्रॉनों को पेयर करके
एक ऑर्बिटल फ्री कर देगा, पेयर करके एक ऑर्बिटल फ्री कर देगा। अब इसको डी ऑर्बिटल मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑर्बिटल तो चाहिए, लेकिन ये डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, भरा ना होना चाहिए। अब इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दिया। अब इसको एक डी मिल गया, 4 ऑर्बिटल यूज करेगा, एक डी यूज करेगा, एक एस यूज करेगा और 2 पी यूज करेगा। इस केस में 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, DsP2 वाले होंगे, DsP2 वाले होंगे। यहां पे आके साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। अब हाइब्रिडेशन क्या हो गई, DsP2, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और ये कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। म्यू क्या हो जाएगा, 0। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। एक और करता हूं, लास्ट वाला आपका होमवर्क है, एक और करता हूं, लास्ट वाला आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है जिंक, 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 नेक्स्ट है जिंक। अब बताइए ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पे +2 होगी, +2 होगी। जिंक का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये वाला करने जा रहे हैं। जिंक का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 30 एटॉमिक नंबर। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s2, 3d10 4s2। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी जब जिंक +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 3d10 होगा और 4s0 होगा। इसमें भी एक कहानी है, वो कहानी क्या है देखिए। +2 में जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये है 3d, आगे है 4s, फिर है 4p, फिर है 4d, ठीक है। ये 3d है, ये 4s, ये है 4p, ये है 4d, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देखिए। अब सेंटर मेटल एटम ऑलरेडी डी ऑर्बिटल, इनर के डी ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुए हैं। जबकि देखिए अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। लेकिन अब क्या बेचारा क्या करे, अब वो क्या कर सकता है, जब सेंटर मेटल एटम के इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, कोई ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है, मजबूर है। जब इनर ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक तो सकता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो कर सकता है। अब पेयर करने के क्या चाहिए, उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मजबूरी में क्या करेगा, वो एक एस यूज करेगा और दूसरा 2 पी यूज करेगा, सॉरी 3 पी यूज करेगा। यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, होगी 4 ऑर्बिटर बनेंगे, लेकिन 4 ऑर्बिटर कैसे बनेंगे, sp3 बनेंगे। बनना चाहिए था dsp2, लेकिन क्योंकि ऑर्बिटल ही फ्री नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो क्या करेगा, ये बाहर के ऑर्बिटल यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सारे पेयर है, डायमैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। ये वाला आप लोग खुद करें, अपने आप करें, ये आपका होमवर्क है। तो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पूरी कहानी विद एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने करवा दिया, स्क्वायर प्लेनर। अब आपके पास बुक है, उठा के सारे कर डालिए, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना कि सेंटर मेटल एटम के लिगेंड्स, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड पे ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या सेंटर मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है भी, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आके पेयरिंग करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसी का वीडियो लेक्चर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि आपको पढ़ाएंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सो मच।